लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन पूरा कंप्लीटली पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको रेसामिक मिक्सचर के बारे में समझाया था कि जब कभी भी कोई कंपाउंड, जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप अपनी कॉपी में उसके नीचे लिखिएगा, जो अभी मैं बोल रहा हूं उसको जरा लिखिए ध्यान से, राइट। एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसमाइजेशन, लिखिए, हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसमाइजेशन, एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन, retention and racemization, right? During the substitution of a group X by Y, during the substitution of a group X by Y in a reaction, three possible products, substitution of X by Y in a reaction, three possible products may be formed. Three possible products may be formed. क्या है आपका जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट क्या है उसको जरा ध्यान से देखें. दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर रिएक्टेंट. इसमें आप Y जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है उसको आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, उसको आप ऐड कर रहे हो. तीन ही प्रकार के प्रोडक्ट संभव होते हैं जब इस प्रकार से आप उसमें क्या करते हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं. अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस वाले केस में जब ये आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार से है, जहां पर ये जो आपका डायग्राम है वो आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. आप बताइए कि यहां से अगर प्रोडक्ट यहां फॉर्म हुआ है, दिस इज SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म. ये SN1 होगा या SN2 होगा? ये SN1 होगा, बिकॉज सेम पोजीशन पे जहां से X आया था वहां से ही X हट के और क्या लग गया, Y लग गया. ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, यानी एक प्रोडक्ट जो बनता है वो रिटेंशन की मदद से बनता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ रिटेंशन. ये बात समझ में आ गई. सेकेंड जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसे बनता है, दैट इज बाय द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं उससे जरा ध्यान से देखिए. एक होगा जहां पर ये तो C2H5 ही रहता है, पर ये जो कार्बन है इस पर आपका क्या आके लग जाएगा, Y आके लग जाएगा. ये अभी भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, पर यहां पर जो ग्रुप लगा होगा वो अभी क्या हो जाएगा, CH3. ये इस प्रकार से जब अगर मुझे कोई एक प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसे मैं क्या बोलूंगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ये इसके जगह पर ना लग के Y कहां लग गया, एग्जैक्टली इसके अपोजिट जगह पे. ऐसा जब कभी भी प्रोडक्ट मिलेगा इसे मैं क्या बोलूंगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या इसको मैं इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलता हूं. कई बार ऐसा भी होता है कि आपको दोनों के दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं. कब, जब ये कैसा कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन, ये एक स्टीरियो सेंटर होना चाहिए, और इसमें जब आप वापस से Y डालेंगे तो क्या बनेगा, पहले X एलिमिनेट होता है, X एलिमिनेट होगा तो यहां पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर. प्लेनर स्ट्रक्चर में देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक बार इधर से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे, एक बार इधर से. अगर इस तरफ से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है तो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो वैसा हो जाएगा, और अगर उस तरफ से आके अटैक किया जहां से X निकला है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा. यानी यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, ये 50% और ये 50%, और A और B मिलकर 50-50% मिलकर क्या बनाएगा, रेसामिक मिक्सचर. तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. जब कभी भी किसी एक पर्टिकुलर हैलो एल्केन में आप न्यूक्लियोफाइल डालते हैं तो या तो वहां पे रिटेंशन होता है, या वहां पे इन्वर्जन होता है, या वहां पे रेसामिक मिक्सचर बनने की प्रक्रिया होती है. तो ये अपनी कॉपी में अब आप बना ले. यहां पर कभी ऐसा भी होता है कि जहां पे A और B दोनों ही आपको मिलेगा, दैट इज C2H5, this is carbon, this is Y, this is hydrogen, and this is CH3, प्लस इसके साथ साथ आपको और क्या मिल रहा है, आपको ये भी मिल रहा है C2H5, this is carbon, this is this is Y, this is H, this is H, and this is CH3.
तो यही 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, और जहां कहीं भी आपको ये दोनों कंबाइंड प्रोडक्ट मिलता है उसको आप क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज रेसामिक मिक्सचर। दैट इज कॉल्ड एज रेसामिक मिक्सचर। ये रेसामिक मिक्सचर है जहां पे आपको 50% डी फॉर्म और 50% क्या मिला? एल फॉर्म। 50% आपको क्या मिलता है? डी फॉर्म मिलता है, और 50% आपको क्या मिलता है? एल फॉर्म एज अ प्रोडक्ट मिलता है। एल फॉर्म एज अ प्रोडक्ट मिलता है। अब ये डाउट मत पूछिएगा कि सर यही डी फॉर्म होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये मुझे भी नहीं पता है कि ये डी फॉर्म है तो एल फॉर्म है, बट ये कह सकते हैं कि अगर एक डी फॉर्म है तो दूसरा क्या होगा? एल फॉर्म होगा ही होगा। ये बात मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि अगर एक डी फॉर्म है तो दूसरा क्या होगा? एल फॉर्म होगा ही होगा। ये तीनों आप अपनी कॉपी में बना ले, ये तीनों का तीनों स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में बना ले। उसके बाद हेडिंग डालिए। ये बना लेने के बाद यही पॉसिबल 3 प्रोडक्ट्स या 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। या तो वहां पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा होता है, या वहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, या वहां पर रेसामिक मिक्सचर मिल रहा होता है जहां पर आप 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म आपको मिलता है। हेडिंग डालें एलिमिनेशन रिएक्शन। राइट, हेडिंग डालें एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आपको क्या करना है? एलिमिनेशन रिएक्शन वहां पे लिखना है। यू हैव टू राइट एलिमिनेशन रिएक्शन। राइट, व्हेन अ हैलोजन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम, होप कि ये सबने अपनी कॉपी में बना लिया है उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने बनाया है। बहुत अच्छे से ध्यान से बनाइएगा, बिकॉज पूरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये क्या था? सार था। सार माने कंक्लूजन। पूरे पढ़ाई जो अभी तक आप पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका ये एक तरह से बेसिक कंक्लूजन है या समरी बोला जाए। दिस इज समरी। इसे मैं मिटा रहा हूं धीरे धीरे। होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अच्छा, अभी मुझे बताइए व्हाट इज अल्फा कार्बन एंड व्हाट इज बीटा कार्बन, क्योंकि यहां पे एक वर्ड मैं सुन रहा हूं बीटा एलिमिनेशन। वर्ड आ रहा है बीटा एलिमिनेशन। व्हाट एलिमिनेशन का मतलब पता है? समथिंग इज गेटिंग एलिमिनेटेड। वहां से कुछ चीज हम क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। अगर आप किसी चीज को वहां से निकालते हैं देन इट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। 3 तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ध्यान से बताइएगा कि इसमें से किस किस के बारे में आपको पता है। पहला मैं लिख रहा हूं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन अगर कहीं कोई लिखता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रा मींस पानी। सिस्टम से अगर पानी एलिमिनेट हो रहा है तो उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगला एक और नाम लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, व्हाट यू मीन बाय डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन? अगर किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में लिख रहा हूं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन? पानी, हाइड्रा नहीं, हाइड्रो। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है, यानी अगर किसी रिएक्शन से HX रिमूव हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। जो रिएक्शन अभी आप लोगों को पढ़ना है दैट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। राइट, एलिमिनेशन रिएक्शन ब्रैकेट में लिखिएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ब्रैकेट में लिखिए डिहाइड्रो। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो हमें पढ़ना है वो क्या है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। उसके अंदर लिखिए व्हेन अ हैलोएल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम, व्हेन अ हैलोएल्केन with beta hydrogen atom is heated with alcoholic KOH solution, is heated with alcoholic KOH solution, then alkene is formed. Then alkene is formed when a haloalkane with beta hydrogen atom is heated with alcoholic KOH solution, then alkene is formed. ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। चलिए अभी ये एलिमिनेशन रिएक्शन को समझते हैं।
क्या हो रहा है, एक इस तरह का कंपाउंड है जहां पर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन बोलते किसको हैं, इस बात को हम समझते हैं। जिस पर हैलोजन लगा हुआ है उसके बाद वाले कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके बाद वाले कार्बन को आप बीटा कार्बन बोलते हैं। यह बात समझ में आ रही है? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? नहीं, जिस पर हैलोजन लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, और उसके बाद वाले को बीटा, और उसके बाद वाले को गामा। तो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, दिस इज कॉल्ड एज बीटा एंड दिस इज कॉल्ड एज गामा। आपको क्या बोल रहा है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन वहीं देखने को मिलेगा जहां पर बीटा में आपको क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोजन। इफ बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती है। सोच के देखिए कि किस केस में हाइड्रोजन वहां पे अवेलेबल हो सकता है। तो मैं एक ये एग्जांपल दे रहा हूं, सेकंड एग्जांपल देखिएगा ध्यान से। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस पर एक X लगा रहा हूं, इस वाले कार्बन पे एक C लगा हुआ है, मैं इधर एक C लगा देता हूं, यहां पे एक H लगेगा। क्या ये बीटा एलिमिनेशन दिखाएगा? यस, ऑब्वियसली दिखाएगा। अच्छा, तीसरे केस में जाता हूं जहां पे ये कार्बन है, कार्बन है, ये X है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला कार्बन बीटा, उसके बाद वाला कार्बन बीटा, उस पर लगा एक कार्बन, इधर लगा एक कार्बन, इधर लगा एक कार्बन। अब क्या ये बीटा एलिमिनेशन दिखाएगा? ये बीटा एलिमिनेशन नहीं दिखा सकता है। मतलब 3 डिग्री जहां पर बीटा कार्बन है वो बीटा एलिमिनेशन नहीं दिखाएगा। 2 डिग्री दिखा सकता है, 1 डिग्री दिखा सकता है। ये बात समझ में आई कि जो आपका जिस पर हैलोजन लगा हुआ है उसके बाद वाले कार्बन पे अगर एक मिनिमम हाइड्रोजन अवेलेबल है तो वहीं पे आप बीटा एलिमिनेशन देख सकते हो। अच्छा, ये बात पहले आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप समझते हैं कि बीटा एलिमिनेशन होता कैसे है। ध्यान से देखिए, ये आपका कार्बन, ये आपका X, दिस इज योर H। होता क्या है, सिस्टम में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोफाइल। सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आके इस हाइड्रोजन को क्या करता है, अटैक करता है। किस हाइड्रोजन को? बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है जिसको बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं उसको आके अटैक करता है। अगर ये इसको अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड है वो टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करता है और ये बॉन्ड यहां से निकल जाता है, क्योंकि एक साथ कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? यहां पे पहले से तो कुछ कुछ तो लगा हुआ होगा ना। ये जैसे ही बॉन्ड यहां आएगा इधर भी कुछ कुछ लगा रहता है। ध्यान से समझिएगा, ये कार्बन यहां पे ये H+ होके सिस्टम से किसके साथ चला गया, न्यूक्लियोफाइल के साथ चला गया। अभी यहां पे एक डबल बॉन्ड बन गया, ये कार्बन इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं, इसकी मजबूरी होगी, ये किसी एक को तो छोड़ेगा। ये X- को सिस्टम से क्या कर देता है, निकाल देता है। X- सिस्टम से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल H+ के साथ जुड़ा हुआ था। ये H+ और ये जो X है न्यूक्लियोफाइल और इसके साथ ये न्यूक्लियोफाइल का साथ छोड़ के वापस ये क्या करेगा, Nu- बन जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, HX। तो वो जो Nu- आपके पास था, जो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या है, एल्कोहलिक KOH है, वो किस तरह कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। वो किस तरह कर रहा है, कैटलिस्ट, बिकॉज एंड ऑफ द रिएक्शन में वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं ले रहा है। अब आपने बीटा एलिमिनेशन जब कराया तो क्या फॉर्म हुआ, एल्कीन। स्टेटमेंट को पढ़िए, when a haloalkane with beta hydrogen atom is heated with alcoholic KOH solution then alkene is formed। ये समझ में आ रहा है कैसे एल्कीन फॉर्म हो रहा है। अच्छा, बीटा कार्बन की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बीटा कार्बन या तो 1 डिग्री हो नहीं तो 2 डिग्री हो, 3 डिग्री होगा तो वहां पे संभव नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूं, क्या इस केस में ये रिएक्शन होगी बीटा एलिमिनेशन की? क्या इस केस में बीटा एलिमिनेशन की रिएक्शन होगी? इस तरफ उसको नहीं मिल रहा है पर इधर तो बीटा है, ये भी अल्फा के बाद वाला कार्बन इस बीटा कार्बन, इस पर अगर H है तो यहां से तो ये एलिमिनेट करा सकता है। तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा, यहां बनेगा। अगर इधर हाइड्रोजन है तो डबल बॉन्ड कहां बनता है, पीछे। यानी अगर एक नजर में देखा जाए तो कैसी रिएक्शन होती है, देखिए यहां पे लगा होता है X, यहां पे लगा होता है H, ये दोनों सिस्टम से इस प्रकार से निकल जाते हैं और आपको क्या मिल जाता है, C डबल बॉन्ड C। रिएक्शन तो इतनी आसान है और तो कुछ नहीं हो रहा, पर रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व है। न्यूक्लियोफाइल आके पहले क्या करता है, अटैक करता है, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होता है, इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड बनते हैं, ये 5 बॉन्ड नहीं रख सकता, जो सबसे कमजोर बॉन्ड है उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। ये अगर निकला तो X- है और वापस से H+ जो निकला था HX मिलके
आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देगा, और इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, दैट इज एल्कीन इज फॉर्म। अब मेरे मन में एक और डाउट आना चाहिए, सर ये एल्कीन फॉर्म हुआ है, वाई एल्कीन फॉर्मेशन होगा, क्वेश्चन मार्क। सर ये रिएक्शन इस प्रकार से क्यों बढ़ेगी, आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर ये रिएक्शन इस प्रकार से क्यों बढ़ेगी। ये रिएक्शन इसलिए इस प्रकार से बढ़ेगी क्योंकि जब कभी भी सी डबल बॉन्ड सी फॉर्म हो रहा है, इसके बाद कहीं ना कहीं तो कुछ कार्बन लगा होगा, इस पे जो कार्बन है वो एक कॉन्सेप्ट को पैदा करता था जो मैंने आपको बताया था, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। और आपसे मैंने कहा था कि जहां कहीं भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो हमेशा स्टेबल होता है, सबसे लीस्ट स्टेबल इंडक्टिव इफेक्ट वाले कंपाउंड, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर मेसोमेरिक या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑलवेज स्टेबल देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो इंडक्टिव इफेक्ट ही दिखा पा रहा होगा, पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा कब, जब सी डबल बॉन्ड सी है और उसके बाद में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो उसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना स्टेबल एल्कीन। तो इसलिए ये रिएक्शन इस प्रकार से एलिमिनेशन की तरफ बढ़ेगी। बहुत सारा कंटेंट बोल दिया है, होप कि ये सब कुछ समझ में भी आ गया होगा आपको। अब एक एक करके इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, नहीं तो आपके दिमाग में हौच माने खिचड़ी और पौच माने चोखा बन जाएगा, तो वो ना बने, इसलिए एक एक करके हम लिखते हैं। हमारा एक मित्र था रवि कुमार, जब मैं 5वीं से 6ठी कक्षा में था शायद, तो एक बार टीचर ने पूछा क्लास में कि व्हाट इज द हिंदी ऑफ हौच पौच। एज सच हौच पौच मीन्स एवरीथिंग इज गेटिंग मिक्स्ड। तो वो टीचर, बच्चे ने ऐसा करके पूरा एकदम स्ट्रेट हाथ ऊपर उठाया और उठा के बोलता, सर हौच माने खिचड़ी और पौच माने चोखा। तो फिर वो जो हौच पौच का वो वाला जो मीनिंग है वो आज भी मेरे दिमाग में वैसे ही इम्प्रिंट है। छोटे वाले, जब आप छोटे रहते हैं उस टाइम की जो वाक्य है वो ज्यादा दिन तक आपको याद रहते हैं, बड़े होने के बाद चीजें धीरे धीरे हम बूढ़े होते जाते हैं तो भुला जाते हैं, छोटे वाली चीजें सब याद रहती है। तो ये हौच माने खिचड़ी और पौच माने चोखा, ये उसी टाइम से मेरे को ध्यान है। हौच पौच मीन्स सब खिचड़ी बन चोखा बन जाएगा। लिखिए, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन, हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन and the halogen is lost from alpha atom, alpha carbon atom, beta carbon and the halogen is lost from alpha carbon। वो कह रहा है कि H जो है वो बीटा कार्बन से हटता है और X जो है वो अल्फा कार्बन से हटता है, और इस प्रकार से वहां से क्या निकल जाता है, HX। तो ये क्या हो गया, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, या कई बार इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी कहते हैं, या प्यार से सिर्फ बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इसके कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ओनली बीटा एलिमिनेशन, और समटाइम्स इज नोन एज डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, लिखें आगे। एज अ रिजल्ट एन एल्कीन इज फॉर्म्ड, एज अ रिजल्ट एन एल्कीन इज फॉर्म्ड, as a result an alkene is formed, an alkene is formed as a product, full stop, due to the involvement of elimination of beta, due to the involvement of elimination of beta hydrogen atom, due to the involvement of beta hydrogen atom, the process is also known as beta elimination, the process is also known as beta elimination or dehydrohalogenation reaction, dehydrohalogenation reaction, dehydrohalogenation reaction। Got it? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? सर उसमें अगर H जो आप बनाए उसके बगल में नीचे हाँ, अगर उसमें 2 हेलोजन लगा हो, यहाँ पे 2 हेलोजन 2 लगे हों, जैसे इस कार्बन पे ये बीटा जिस पे है उस पे अगर हम और एक हेलोजन लगा दें, X लगा दें, तो फिर यहाँ पे अगर X लगा होगा तो फिर यहाँ देखना होगा कि वहां पे भी X, दोनों जगह अगर X है तो फिर चेक करना होगा कि कहां से स्टेबल प्रोडक्ट। अभी उसके लिए एक नियम पढ़ेंगे जिसका नाम है सेट्जेफ रूल, नाम सुने होंगे सेट्जेफ रूल का।
अभी वो सेल्ज़ेफ रूल पढ़ाऊंगा ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट तो बहुत सारे बन सकते हैं, पर हम लोग उसी प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं जो स्टेबल प्रोडक्ट हो। स्टेबिलिटी आप कैसे चेक करोगे? स्टेबिलिटी आप चेक करोगे विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट। तो वो अभी मैं लिखवा रहा हूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वाला जो स्टेप मैंने करा है ना, इसको आप लिखें। और ये तो जस्ट एक नोट में लिख लेंगे, जहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री और ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर एक ये भी दिखता है कि अगर इधर नहीं मिल रहा है इधर मिल रहा है तो भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहले आप क्या करिए, आप सबसे पहले ये वाला रिएक्शन मैं फ्रेश से लिख देता हूं। रुकिए, मैं एक बार फ्रेश से लिख देता हूं कि क्या हो रहा है इसमें, वो आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। रुकिए, यहां पे देखिए क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो काफी सरल सा रिएक्शन है, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कार्बन कार्बन, इसके ऊपर लगा X, इस पर लगा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को कोई भी बेस, स्ट्रॉन्गर बेस आपके अटैक किया तो ये H+ होगा। H+ होगा तो ये बॉन्ड यहां पर आएगा और ये बॉन्ड यहां से निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि बाकी जगह पर कुछ चीजें नहीं लगी हुई, बाकी जगह पर भी लगी हुई हैं। ये X- के सिस्टम से निकल जाएगा। ऐसा कब होगा? जब आप उसको एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कार्यक्रम कराएंगे। ये जो OH है ये B- होके यहां पे पहुंचा, यानी बेस माइनस होके आपके पास क्या प्रेजेंट है? आपके पास K+ प्रेजेंट है। यहां जो कुछ भी X लगा होगा वो क्या करेगा? उस K के साथ KX बना लेगा, प्लस ये OH इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। और आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये तो ऐसे ही रह गया, ये दोनों बॉन्ड इधर और ये दोनों बॉन्ड इस तरफ। इस प्रकार से आपका एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। यही हुआ, और तो कुछ नहीं हुआ ना। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ये B-, यहां जो बेस माइनस था, अब न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गर बेस ने आके इसको क्या किया? अटैक किया इस H को। ये H अपने निकला तो ये बॉन्ड को यहां पर शिफ्ट किया। बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। तो ये X- के सिस्टम से निकल गया। अगर ये सिस्टम से X- के निकला है और यहां पर K+ प्रेजेंट है तो K+ प्लस X- मिलके क्या बना लेगा? KX बना लेगा। देखिए वहां पे आपको क्या मिला है? KX मिला है। प्लस ये OH और ये H, OH और H मिलके क्या बना लेगा? वाटर। तो सिस्टम में आपको क्या मिला? वाटर भी मिला। और ये जो बॉन्ड यहां से शिफ्टिंग हुई है इसकी वजह से यहां पर क्या मिल रहा है आपको? एल्कीन मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, जो कि हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, HX निकल तो रहा है पर HX आपस में बॉन्ड नहीं बना रहा है। आपस में HX बॉन्ड नहीं बना रहा है। अगर कोई और रिएक्शन होती जहां पे न्यूक्लियोफाइल होता तो शायद HX बॉन्ड बना सकता था। यहां पे नहीं बना रहा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, क्योंकि ये OH और ये H मिलके पानी बना ले रहे हैं और K और X- मिलके KX बना ले रहे हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता तो शायद संभावना थी कि वहां पे HX भी मिल जाता। अगर डायरेक्टली HX मिलेगा तो उसको हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंट में ही बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग बेस जब तक आके उस हाइड्रोजन को नहीं निकालेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा। बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा तो X- नहीं निकलेगा। X- नहीं निकलेगा तो ये K+ उसके साथ अटैक नहीं करेगा। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। आगे लिखें, ये लिख लिया, नोट डालकर लिखें। 2 पॉइंट लिखना है नोट डालकर। पहला पॉइंट कि अगर ये जो आपका बीटा कार्बन है, ये जो आपका बीटा कार्बन है, ये जो आपका बीटा कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर अगर ये 0 डिग्री है तब तो काफी आसानी से इस पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेकंड, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? ये 1 डिग्री हो, 1 डिग्री होगा तो भी इसके क्या निकल जाएंगे आसानी से प्रोडक्ट, यहां पे आसानी से प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इसमें भी प्रोडक्ट मिलेगा। तीसरा, जब ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी कार्बन, यहां हाइड्रोजन, ये कार्बन, यहां X, यहां पर कार्बन या जो भी पहले से लगा हाइड्रोजन लगा, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। इस केस में भी पॉसिबिलिटी है कि यहां से भी हो जाएगा। पर मुझे बताइए, क्या यहां से निकलना संभव है? यहां से निकलना संभव नहीं है। यानी बीटा कार्बन अगर 3 डिग्री है तो वहां पे बीटा एलिमिनेशन होना संभव नहीं है। इस बात को आप अपनी कॉपी में लिखें। नोट का पॉइंट नंबर 1, इफ द बीटा कार्बन इज 3 डिग्री in nature, if the beta carbon is
3 degree in nature, then the beta elimination is not possible. Then the beta elimination is not possible. Why? Because of the absence of beta hydrogen. Because of the absence of beta hydrogen. बीटा हाइड्रोजन के एब्सेंस में ये रिएक्शन नहीं हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा यहां पे एक और चीज याद रखिएगा, अल्कोहलिक KOH के साथ साथ आप क्या दे रहे हो, हीट भी दे रहे हो। यहां पे आप क्या देते हो, हीट भी देते हो, तो हीट भी लिख लीजिएगा। आपने स्टेटमेंट में हीट लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट में वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आप वहां पे लिखें, सेकेंड पॉइंट लिखें, अगर एक साइड पर 3 डिग्री है भी, पर अगर दूसरी साइड पे 1 डिग्री निकल रहा होगा, जैसे ये अपने कॉपी में लिखे आप लोग, ये चारों स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे, बनाइए। अब तो मिट गया है, थोड़ा सा बना लीजिएगा, वापस से बना देता हूं, जल्दी से बनाइए इसको। आप अपनी बनाइए कॉपी में, और वहां से आप समझा सकते हैं। एक्चुअली जब आप खुद से अकेले पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम ये आपको हेल्प करेगा कि 0 डिग्री में हो सकता है, 1 डिग्री में हो सकता है, 2 डिग्री में हो सकता है, पर 3 डिग्री में नहीं हो पाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में बनाएं, बना लीजिए। लिख लिए सब लोग, कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 2, राइट, पॉइंट नंबर 2। अब देखिए जरा ध्यान से, जरूरी नहीं है कि एक ही साइड पर बीटा कार्बन हो सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों में से किसी भी साइड को आप बीटा कार्बन बोल सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन एंड दिस इज कार्बन। इसके ऊपर H लगाओ, सॉरी इसके ऊपर X लगा हुआ है, दिस इज X। यहां पर आपके हाइड्रोजन है, सॉरी यहां पे आपके कार्बन लगा हुआ है, यहां पे आपके कार्बन लगा है, यहां कार्बन लगा है, तो दिस इज अल्फा। इसके बाद वाला कार्बन इज बीटा, तो ये 3 डिग्री है। हो सकता है लेफ्ट साइड पे आपको न भी मिल रहा हो, पर राइट साइड पर भी अगर आपको मिल जाता है, दिस इज ऑल्सो बीटा, तो अगर राइट साइड पर भी मिल जाता है तो भी ये एल्कोहलिक KOH और हीट के प्रेजेंस में एक क्या दे देगा आपको, प्रोडक्ट दे देगा, दैट इज C कार्बन कार्बन, दिस इज C डबल बॉन्ड C, यहां से एक H और यहां से एक S, यहां पे आपको एक कार्बन मिलेगा और यहां पे हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से यहां इस साइड से भी आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। तो आपको चेक करना है जब कभी भी आप बीटा एलिमिनेशन कर रहे हैं, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी इन विच बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, आइदर दिस साइड और that side. If any one side you have the presence of beta hydrogen, then that reaction will take place. ये ध्यान रखना है। तो second point लिख लीजिए, if alcoholic KOH reacts with 3 degree beta carbon on one side, you must check whether there is presence of, you must check whether there is presence of beta hydrogen on other side or not, other side or not. If the beta hydrogen is present on the other side, if the beta hydrogen is present on the other side, then the beta elimination reaction will take place. Then the beta elimination reaction will take place. वो रिएक्शन होकर रहेगी, वो रिएक्शन होकर रहेगी। गॉट इट? कोई डाउट? कोई डाउट? उसके नीचे ये आप ये लिख लीजिएगा एग्जाम्पल कि इधर भी बीटा चेक करना है। सॉरी मैंने गलती से यहां पे अल्फा लिख दिया है, आपको इधर भी बीटा चेक करना है और इधर भी बीटा चेक करना है। अगर किसी एक साइड भी पॉसिबिलिटी है तो वहां से आपको प्रोडक्ट निकाल लेना है। गॉट इट? कोई डाउट? चलिए इसको आप करिए, एक बार चेक कर लीजिए इसको, और उसके बाद चेक करके मुझे बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। हेडिंग डालें सेट्जेफ रूल, ये लिखने के बाद हेडिंग डालें सेट्जेफ रूल,
SAYTZEFF, SAYTZEFF, सेट्जेफ रूल। सेट्जेफ रूल, सेट्जेफ रूल को पढ़ने के लिए what we'll do is we'll start with a question, then we'll try to find out the solution and then we'll form the Setzeff rule। दो ही प्रक्रिया होता है ना किसी चीज को पढ़ने का, या तो पहले आप उस नियम को पढ़ लें फिर प्रोडक्ट फॉर्म करें, या फिर प्रोडक्ट फॉर्म करके उसका रीजन जान लें और रीजन जान के तब रूल बता दें कि भाई रूल में यही बोला गया है। आप याद करिए, मैंने आपको मार्कोनिकॉफ रूल भी ऐसे ही पढ़ाया था। मैंने पहले आपको प्रोडक्ट बताया, प्रोडक्ट क्यों ये स्टेबल है ये बताया था, और बताने के बाद मैंने बताया कि यही मार्कोनिकॉफ रूल है। कोशिश करूंगा कि यहां पे भी सेट्जेफ रूल आपको याद ना कराया जाए, सेट्जेफ रूल आप पहले समझें, समझ जाइएगा तो याद रखना मेरे साथ से केमिस्ट्री हमेशा आसान हो जाता है। तो अगर आपने जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा है उसे आपने लिख लिया है अगर, तो जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कोशिश करिएगा उसको पहले खुद से सॉल्व करें, हो जाए तो वेरी गुड, नहीं होगा तो फिर मैं तो हुई सही, करेंगे मिलकर सॉल्व करेंगे। पर करने टाइम पर थोड़ा सा बुद्धि लगाकर आपको प्रोडक्ट जो है वो बनाना है, ठीक है। लिखें, क्वेश्चन लिखें, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर नीचे ऐसे Br लगा दीजिए और यहां पर आप CH2H लगा दीजिए। इसकी रिएक्शन आपने करवाई है, पहला एल्कोहलिक KOH, सेकेंड इन प्रेजेंस ऑफ हीट में, और मैं चाहता हूं कि आप इससे प्रोडक्ट फॉर्म करके दिखाएं कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। याद रखिएगा, अगर एक से ज्यादा बीटा प्रेजेंट है, यानी एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। तो कोशिश करता हूं मैं ही बनाऊं पहले, या आप लोग भी सहायता कर सकते हैं मुझे बनाने में। मुझे एक बीटा कार्बन तो ये दिख रहा है और एक बीटा कार्बन ये दिख रहा है, बिकॉज इफ दिस इज अल्फा तो एक इधर एक इधर। ऐसा करते हैं, यहां से ये इस साइड से पहला प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिसको मैं नंबर 1 लिख रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, अगर ये ऐसा होता है तो अभी आप ऑलरेडी कई सारे प्रोडक्ट बना चुके हैं, तो डायरेक्टली होगा क्या, यहां पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, Br जो है वो K के साथ चला जाएगा और ये H जो है वो OH के साथ, तो डायरेक्टली सीधे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, यहां से दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट मैं इस प्रकार बना रहा हूं। अच्छा, इसके साथ साथ और भी बाई प्रोडक्ट बन रहे होंगे, जैसे एक यहां पे KBr बन रहा होगा और साथ में यहां पे क्या मिल रहा होगा, पानी भी मिल रहा होगा। अब यहां से देखते हैं, यहां से देखने के लिए देखिए मैं इसे इस प्रकार से लिख लेता हूं। CH2 था, मैं एक नीचे ले आता हूं। अब मैं यहां से जब लिखूंगा तो क्या आएगा, देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। कोई डाउट है तो पूछिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कोई डाउट है तो पूछिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन? कोई डाउट है पूछिए। नहीं, क्या होगा, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यही होगा, O माइनस आके इसको अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां सरकेगा और यहां डबल बॉन्ड बनेगा और Br माइनस होकर निकल जाएगा। Br माइनस को K प्लस लेके यहां पे क्या बना लेगा, साथ में KBr, और साथ में क्या मिल जाएगा, पानी। ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, सॉरी ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। और इस वाले स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा इसी प्रकार से कोशिश करता हूं लिखने का। ये C एक पर लगा है CH3, एक पर लगा हाइड्रोजन, ये दोनों प्रोडक्ट को थोड़ा नीचे लिखता हूं KBr प्लस H2O, और इस हाइड्रोजन को भी इस प्रकार से नीचे की ओर लिख देता हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि डबली बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला जो कार्बन होता है उस पे जितने H लगे होते हैं दैट इज अल्फा कार्बन। डबली बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन पे जो H की संख्या होती है दैट इज अल्फा कार्बन, और उस पे जो कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उस पे जो H लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। जिस भी डबली बॉन्डेड कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन्स की संख्या ज्यादा होती है
वो ज्यादा स्टेबल होता है हाइपर कॉन्जुगेटिंग, क्योंकि उतने ज्यादा आपको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे और जिसमें जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे वो उतना स्टेबल। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मुझे चेक करना चाहिए कि डबली बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन लगा है। तो यहां पर अगर मैं चेक करूं कि ये डबली बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला कार्बन, यहां तो कार्बन ही नहीं है, डबली बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला कार्बन, यहां कार्बन ही नहीं है, डबली बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला कार्बन, यहां भी कार्बन नहीं है, डबली बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहां पे कितना, 2 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। किसके केस में? जब हमने 1 नंबर रास्ते से ट्रैवल किया। 2 नंबर रास्ते से जब ट्रैवल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, डबली बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला, यहां तो कार्बन नहीं है, डबली बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन और उस पे लगा जो हाइड्रोजन दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे 3 अल्फा एच है। अच्छा, इसके बाद वाले कार्बन पे यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है, पर इसके बाद यहां पर भी कितने हैं? 2 अल्फा एच है, यानी 2 अल्फा एच यहां भी प्रेजेंट है। इस पूरे में कितने अल्फा एच हैं टोटल? 5 अल्फा एच। जितने अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा स्टेबल। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा या ये वाला? इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी, बिकॉज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां पे ज्यादा है और यहां पर कम। ये बात समझ में आ गई? तो जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है यही नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए आपको मेरा बेसिक लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो जाके एक बार चेक करना होगा कि वहां पे मैंने नोमेनक्लेचर के बाद जब जीओसी पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, सारा इफेक्ट पढ़ाया है। वहां पे मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पढ़ाया हुआ है, तो उसको जाके एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे 5 अल्फा कार्बन, यहां पे 2 अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन है, यहां पे 5 अल्फा कार्बन है, तो ये स्टेबल है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट इसका परसेंटेज कितना है? 81%, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। इसका जो परसेंटेज है वो मात्र 19%, एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली होना भी चाहिए था, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब सेटजेफ रूल क्या कहता है, पहले उसको समझते हैं, फिर सेटजेफ रूल का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सेटजेफ रूल कहता है कि जिस वाले डबली बॉन्डेड कार्बन में जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप, यहां पे इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है, यहां पर इधर भी अल्काइल ग्रुप और इधर भी, तो ये चूंकि दोनों 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं डबली बॉन्डेड कार्बन पे, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। सेटजेफ रूल यही कहता है, इफ द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप attached to the doubly bonded carbon is more, that will be the major product. Statement लिखे, according to Setzef rule, according to Setzef rule, in dehydrohalogenation reaction, according to Setzef rule, in hydrohalogenation reaction, dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to, which has greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom, the doubly bonded carbon atom, the doubly bonded carbon atom। तो डबली बॉन्डेड जो आपका कार्बन एटम है उस पे जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे, ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगने का मतलब इसके बाद एक कार्बन लगा है, अगर कार्बन लगा है तो उस पे क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देगा और वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेटजेफ ने इनडायरेक्टली, जैसे मार्कोनिकॉफ ने इनडायरेक्टली कह दिया कि जहां पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां Br डाल दो, रिचर गेट्स रिचर, सॉरी, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या वहां हाइड्रोजन डाल दो, और जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पे Br डाल दो। रीजन तो ये नहीं था ना, रीजन तो था कि जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है इसका मतलब वो 0 डिग्री या 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है इसका मतलब वो 2 डिग्री या 3 डिग्री है। 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज ऑलवेज स्टेबल, तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे वो निकाला गया था, पर उसको उन्होंने सरल भाषा में ऐसा बोल दिया कि जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन डाल देना, जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां Br डाल देना। तो ये उन्होंने एक नियम दिया, यहां पे भी ऐसे एक
रीजन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, बट आपको नियम ध्यान रखना है कि जहां ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगा होगा डबली बॉन्डेड कार्बन पे, वो स्टेबल, वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप सेट रूल को ध्यान रख सकते हैं। हेडिंग डालें एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। अब जरा ध्यान देके देखिएगा, ये जो आपने रिएक्शन किया है जहां पे Br लगा हुआ था, ये कितना नंबर कार्बन है, ये किस डिग्री का कार्बन था, 2 डिग्री। अच्छा, मैंने जब आपको SN1 SN2 पढ़ाया होगा तो मैंने आपको SN1 में क्या लिखवाया था, इन SN1 3 डिग्री गेट्स प्रायोरिटी ओवर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन 0 डिग्री, और मैंने लिखा होगा कि यहां पे लगभग नो रिएक्शन होती है। सिमिलरली मैंने सेकंड लिखवाया होगा आपको SN2, और वहां का होगा 0 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, और यहां लिखा होगा ऑलमोस्ट यहां पर क्या होती है, नो रिएक्शन होती है। फिर मैंने कहा होगा कि SN2 में, इन दोनों में तो SN2 बराबर से हो जाता है, इन दोनों में SN1 बराबर से हो जाता है, पर ये जो 2 है ये इधर भी फंसता है और इधर भी फंसता है। तो ये 2 डिग्री वाले के साथ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कब क्या हो रहा है। तो एक तो केस ये है कि 2 डिग्री के साथ कभी SN2 भी हो सकता है, 2 डिग्री के साथ SN1 भी हो सकता है, और 2 डिग्री के साथ एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो अब इन तीनों में कब क्या होगा, क्योंकि ये भी क्या है, हेलो एल्केन, SN1 में भी क्या था, हेलो एल्केन, SN2 में भी क्या था, हेलो एल्केन, तीनों हेलो एल्केन है, पर डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री व्हेन टू कंडक्ट विच रिएक्शन, यही ना आप फंसिएगा। रिएक्टेंट देख के अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि मेरे को इसका एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाना है कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाना है, सब्स्टिट्यूशन में SN1 बनाना है कि SN2 बनाना है, तो आपका प्रोडक्ट गलत आएगा। तो अगर मेरे को ये पूरा क्लियर हो जाए कि कब एलिमिनेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन में कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, और बेस किस तरह का होगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का नेचर भी पता करना है कि न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या होता है। तो अभी जो मैं ये कंक्लूजन लिखा रहा हूं, ये पूरा का पूरा कंक्लूजन ही पूरे के पूरे चैप्टर का सार है। ये जो अभी बताया था इससे ठीक पहले तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सार लिखवाया था आज की स्टार्टिंग की क्लास में, जहां पे बताया ये इन्वर्जन का प्रोडक्ट है, ये रिटेंशन का प्रोडक्ट है, और ये रेसामिक्स मिक्सचर का। अभी जो लिखवा रहा हूं वो जितना केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन टू एलिमिनेशन, इस सब को कंक्लूड करेंगे कि एलिमिनेशन कब होता है और सब्स्टिट्यूशन कब होता है। यही जगह पे अगर आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है तो आपके प्रोडक्ट कभी भी सही नहीं आएंगे। प्रोडक्ट बनाना आप जानते हैं, पर अगर मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि इस हेलो एल्केन में अगर ये दिया हुआ है, इसका डिग्री 1 डिग्री है, तो अभी मैं एलिमिनेशन करूं कि अभी मैं SN1 लगाऊं कि SN2 लगाऊं, तो ये सारा पढ़ाया हुआ बेकार है। ये जो भी मैं पढ़ाया हूं सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप एलिमिनेशन भी सीख गए, आप प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं, आप मार्कोनिकॉफ भी समझ गए, आप एंटी मार्कोनिकॉफ भी समझ गए, आप सेटजेप भी समझ गए, SN1 का इन्वर्जन वगैरह सब समझ गए, रिटेंशन समझ गए, सब समझ लिए, लेकिन अगर सही प्रोडक्ट नहीं बनाए मेरा सारा मेहनत बेकार। तो वही सारा मेहनत आप बेकार ना करें, उसके लिए जो अभी 5-6 पॉइंट लिखवा रहा हूं, इसको आप एकदम मतलब रट नहीं समझा दूंगा, पूरे एकदम ध्यान करके एग्जाम जाने से पहले इसको जरूर पढ़ के जाना है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। चाहे IIT का एग्जाम देने जाए, नीट का एग्जाम देने जाए, आप अपने बोर्ड का एग्जाम देने जाए, इसके बेसिस पर ही आपको प्रोडक्ट बनाना है। और ये जो मैं अभी नियम लिखा दे रहा हूं एप्लीकेबल टू ऑल द एग्जाम्स जो आप देने जाएंगे, नीट दें तो भी आपको ये एक जगह कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो बहुत जरूरी है। मेरे हैंड रिटन में लिखा हुआ है यहां पे, ताकि वो बिल्कुल एक जगह आपके पास जाए। बहुत रेयरली मिलता है एक जगह कि भाई कब क्या होगा। ठीक है, लिखना स्टार्ट करिए। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ न्यूक्लियोफाइल, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ न्यूक्लियोफाइल, तो अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहा है। इट मे अंडरगो आइदर सब्स्टिट्यूशन, इट मे अंडरगो आइदर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन जाएगा तो वाया कैसे जाएगा, वाया आइदर SN1 और SN2, वाया आइदर SN1 और SN2, और एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो या तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन जाएगा तो वाया SN1 जाएगा या SN2 जाएगा, नहीं तो वो क्या जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन जाएगा। अभी मुझे ये कंक्लूड करना है कि कब क्या होगा। अगली बात लिखें, इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स,
किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कब क्या होगा। पॉइंट नंबर 1, सेकेंड पॉइंट का सब पॉइंट नंबर 1, द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड? whether it is a 0 degree alkyl halide or it is a 1 degree alkyl halide or 2 degree alkyl halide or 3 degree alkyl halide, उसके नेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। सेकेंड, द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेस। स्ट्रेंथ और साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेस, न्यूक्लियोफाइल और बेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा और उसके साइज के ऊपर भी। स्ट्रेंथ के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि वो आके अटैक कर रहा है। अटैकिंग स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो लिविंग ग्रुप को कंपेल कर देगा निकलने के लिए, तो उसका स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, उसका साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आके अटैक कर रहा है। अगर मान लीजिए बैक अटैक कर रहा है, केस था तीनों हाइड्रोजन थे, केस है तीनों का तीनों क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अगर तीनों लगा हुआ है और उसमें अगर कोई बहुत बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, तीनों का तीनों क्या है? हाइड्रोजन है। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल भी आके अटैक कर रहा है तो बड़ी आसानी से रिएक्शन हो सकती है। SN2 मैकेनिज्म यहां काम कर सकता है। लेकिन यहां भी क्या लगा हुआ है? बल्कियर ग्रुप। यहां भी बल्कियर ग्रुप, पर यहां हाइड्रोजन है। बल्कियर ग्रुप, बट हियर इट इज हाइड्रोजन, हियर इट इज नॉट अ CH3, यहां हाइड्रोजन है। तो ये कौन सा डिग्री कार्बन हो गया? अगर यहां पे 2 CH3 लगे हुए इस कार्बन पे, तो ये कौन सा डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री। 2 डिग्री है तो अगर कोई छोटा साइज का न्यूक्लियोफाइल है वो तो अटैक कर लेगा, बड़ा साइज का न्यूक्लियोफाइल होगा तो नहीं अटैक कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वेदर दैट न्यूक्लियोफाइल विल बी एबल टू अटैक और नॉट। तो साइज भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है। ये इसका स्ट्रेंथ क्या है कि इसको यहां से निकलने के लिए क्या कर दे? मजबूर कर दे। तो स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, साइज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज the condition of the reaction. Last point is the condition of the reaction. What do you mean by the condition of the reaction? क्या टेम्परेचर पर आप रिएक्शन करवा रहे हैं? If it is low temperature तो कुछ और होगा, if it is high temperature तब कुछ और होगा। जनरली हाई टेम्परेचर जब हम यूज करते हैं ना तो एलिमिनेशन के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। मैं क्या बोल रहा हूं? पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। Whenever there is a high temperature पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। डिपेंडिंग अपॉन ऑल द 3 फैक्टर्स। नाउ मैं कंक्लूजन लिखवा रहा हूं, कब क्या होगा। बात समझ में आ रही है? जो भी लिखवाया उसका मतलब समझ में आ गया? पहले मैंने लिखवाया कि कोई रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बनाएगी वो डिपेंड करता है 3 बातों के ऊपर। पहला, एल्काइल हैलाइड किस नेचर का है? 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है एंड सो ऑन। दूसरा, वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और तीसरी बात जिस पे वो डिपेंड करता है दैट इज द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। क्या कंडीशन में रिएक्शन किया जा रहा है? यहां तक हो गया। कंक्लूजन बड़ा सा लिखिए, कंक्लूजन। और उसके ऊपर ना जितने चांद तारा जो जिस धर्म को मानता हो, कोई प्लस साइन बनाना चाहता है तो प्लस बना ले, कोई चांद तारा वाला हो तो चांद तारा बना ले, कुछ लोग ओम बनाना चाहते हो तो ओम बना ले, कुछ लोग स्वास्तिक का चिन्ह देना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। जिससे भी आपको ये ध्यान रह जाए कि ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है वो आप अपनी कॉपी में लिख लें। Point number 1, a bulkier nucleophile will carry out the elimination reaction. Bulkier nucleophile will carry out a elimination reaction more easily than substitution reaction. The bulkier nucleophile will carry out a bulkier nucleophile will carry out elimination reaction than substitution reaction. Elimination reaction बड़ी आसानी से हो जाएगा with respect to substitution in case of bulkier nucleophile. क्यों? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, इससे आपको ना ये इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा कि क्यों ऐसा हो पाएगा। वैसे अभी 2 एग्जाम्पल दूंगा, इससे आपको ये पहला पॉइंट बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल है समझना। मेरा न्यूक्लियोफाइल OH- है। मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH-। ये हमारा कार्बन है, इस पर लगा है CH, H, H, यहां पर भी लगा है C,
H और H, इधर लगा है X और यहां पर लगा हुआ है हाइड्रोजन। इन दिस केस द पॉसिबिलिटी कि OH माइनस आके बैक अटैक कर दे ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि OH माइनस एक छोटा ग्रुप है, उसको आसानी से जगह मिल जाएगा, वो जाके बैक अटैक कर सकता है। इसी OH माइनस की जगह पर मैं वापस से इसको एक बार फिर से बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, दिस इज C, इसके ऊपर लगा मिथाइल ग्रुप CH3 CH3 CH3, यहां पे भी कार्बन, इस पर लगा है H, यहां पर लगा हुआ है सिंगल H और इधर आपका X है। ध्यान से देखिएगा, इस बार जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है बड़ा चमत्कारी न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान से देखिए क्या है न्यूक्लियोफाइल, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, या फिर एक और न्यूक्लियोफाइल भी ले सकते हैं, दूसरा एक और न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वो भी इसकी जगह पे रहेगा तो वैसे ही हरकत दिखाएगा जैसा हरकत ये दिखा रहा है। ये भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अब जरा आप सोच के देखिए, इन दोनों में से कोई भी भाई साहब अगर यहां अटैक करना चाहेंगे तो क्या संभावना है कि इसमें घुस के कार्बन तक पहुंच पाए? फंस जाएगा, क्लमजी है, क्योंकि बल्कियर पहले से दो बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं और ये खुद भी इतना बल्कियर है, वो चाहेगा घुसना नहीं घुस पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बल्कियर अगर आपका न्यूक्लियोफाइल है तो देयर इज अ चांस कि वो ज्यादातर केस में कौन सा रिएक्शन दिखाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बल्कियर न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं और हल्का न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। ये अगर है तो देयर इज पॉसिबिलिटी। कब पॉसिबिलिटी ऐसा हो रहा है? जब इसका डिग्री क्या है? 2 डिग्री है। 1 डिग्री के केस में देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये पहुंच जाएगा। फिर बल्कियर हो कि ना बल्कियर हो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे डिग्री बढ़ता जाएगा, 0 डिग्री होगा तो बल्कियर हो कि ना हो दोनों केस में वो पहुंच जाएगा। 0 डिग्री 1 डिग्री में भी बल्कियर हो ना हो पहुंच जाएगा। 2 डिग्री होगा तो उसको इस केस में आसानी हो रही पहुंचने में, पर बल्कियर होगा तो उसको दिक्कत हो रहा है। और 3 डिग्री में तो चाहे वो हल्का हो कि वो भारी हो, वहां तक पहुंचना असंभव है। बात समझ में आ रहा है? आगे लिखें इस बात को, as it prefers to act as a base, as it prefers, easier than substitution, यहां तक लिख दिए। उसके बाद लिखिए as it prefers to act as a base and extract a proton rather than approaching the tetravalent carbon atom, इस लाइन को अब कंप्लीटली जब आप पढ़ेंगे तो एलिमिनेशन में क्या हो रहा था, ध्यान दीजिए। एलिमिनेशन में यही तो हो रहा था कि यहां पर कौन प्रेजेंट था? H प्रेजेंट था। ये जो बेस या न्यूक्लियोफाइल आकर किसको अटैक कर रहा था? इस H को अटैक कर रहा था, और यहां पर बॉन्ड शिफ्ट करके इसको यहां से क्या कर दिया जा रहा था? बाहर निकाल दिया जा रहा था। इसी चीज को जरा यहां समझते हैं। इस केस में OH तो कार्बन तक पहुंच जा रहा है, पर ये दोनों भाई साहब कार्बन तक नहीं पहुंच रहे, पर हाइड्रोजन तक ये पहुंच सकते हैं। तो अगर ये हाइड्रोजन तक पहुंचेगा तो क्या करेगा? मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, दोनों एक साथ दिखाऊंगा तो हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज कर जाए। ये आके इसको हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा तो क्या होगा? ये इधर इस तरफ और इस तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यहां डबल बॉन्ड होगा और ये यहां से निकल जाएगा। तो ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हुआ था कि न्यूक्लियोफाइल H पर अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल H पर अटैक किया और कार्बन डबल बॉन्ड बना और X माइनस होकर वहां से निकल गया। ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, यही हुआ। अगर ये बल्कियर है तो ये क्या करेगा? प्रोटोन को अटैक करेगा। प्रोटोन अपना बॉन्ड इधर इस साइड और इस साइड फॉर्म करेगा डबल बॉन्ड, और ये इधर। अब वो किस रूल से डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा? किधर जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले आया था, सेडजेफ रूल के मुताबिक उधर डबल बॉन्ड बनाएगा जिधर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा है। यह बात समझ में आ गई? पूरे स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए और बताइए मेरे को, जो मैंने बताया है बोर्ड पर, यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। पूरे स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए। क्या पढ़ा आपने? द प्रोडक्ट, मैं वापस से पढ़ रहा हूं, अ बल्कियर न्यूक्लियोफाइल विल कैरी आउट एलिमिनेशन मोर इजीली देन सब्स्टिट्यूशन as it prefers to act as a base and abstract a proton rather than approaching a tetravalent carbon atom। जो समझाया वही
लिखवा, इसको आप अपनी कॉपी बना लें। ये 2 डिग्री कार्बन, ये बल्कियर ग्रुप नहीं, ये बल्कियर का उल्टा क्या हो जाएगा यार? लाइटर न्यूक्लियोफाइल। ये लाइटर न्यूक्लियोफाइल आके इधर कार्बन को अप्रोच किया, पर ये बल्कियर है इसलिए कार्बन को अप्रोच नहीं कर पा रहा, तो किसको अप्रोच किया? प्रोटॉन को। और प्रोटॉन को अप्रोच करके फिर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और एल्कीन एलिमिनेशन का रास्ता पकड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन का रास्ता नहीं पकड़ पाएगा। तो जनरल बातें यही ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में जब कभी भी न्यूक्लियोफाइल बल्कियर होगा तो वो एलिमिनेशन का रास्ता पकड़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल अगर लाइट हुआ, छोटा हुआ, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पकड़ेगा। ये दोनों जल्दी से अपनी कॉपी में लिखें, और उसके बाद और 4-5 पॉइंट है उसको जल्दी जल्दी लिखेंगे और आज की क्लास को खत्म करेंगे। राइट, पॉइंट नंबर 2 ये बना लिए, ये दोनों में से कुछ भी नहीं बना, जल्दी जल्दी बनाइए। होप की समझ में आ रहा है सबको? इसी के बेसिस पर आप आंसर प्रोडक्ट बनाएंगे। एग्जाम में आपको कोई नहीं बताएगा कि यहां पर एलिमिनेशन लगाना है कि सब्स्टिट्यूशन, आपसे सीधे पूछा जाता है फाइंड दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करने के केस में आपको तीनों चीजें कंसीडर करनी होगी, वेदर इट इज नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, वेदर इट इज 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आपको सेकंड कंसीडरेशन रखना होगा, दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, छोटा है बड़ा है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, वेदर इट इज स्ट्रॉन्गर देन द लीविंग ग्रुप और वीकर देन द लीविंग ग्रुप। और तीसरा, कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, वेदर द टेम्परेचर इज हाई और टेम्परेचर इज लो। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। गॉट इट? सेकेंड पॉइंट लिखें, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड will prefer SN2 reaction. Primary alkyl halide will prefer SN2 reaction. Primary मतलब what? 1 degree. 1 degree alkyl halide. 1 degree alkyl halide will prefer which reaction? SN2 reaction. फिक्स बात हो गई, चाहे न्यूक्लियोफाइल का नेचर जो भी हो, चाहे न्यूक्लियोफाइल का नेचर जो भी हो, 1 डिग्री हुआ, 1 डिग्री माने CH और इधर लगा है X, ऑब्वियसली पीछे से न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा? अटैक करेगा, ये इस तरह से क्या होगा? X माइनस होकर निकलेगा। तो ये 1 डिग्री, 0 डिग्री और 1 डिग्री वो 100% किस में जाएगा? SN2 में ही जाएगा। गॉट इट? चलिए आगे लिखें। ये लिखना चाहते, ये बनाना चाहते हैं, कई बार बना चुके हैं, फिर भी उस स्टेटमेंट के नीचे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विल प्रेफर SN2 रिएक्शन। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विल प्रेफर SN2 रिएक्शन। गॉट इट? नेक्स्ट, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो substitution or elimination reaction secondary alkyl halide मतलब we are talking about 2 degree alkyl halide। 2 डिग्री मतलब कुछ ऐसा 1 डिग्री में मैंने शायद गलत बना दिया था, एक CH3 रखिएगा, है ना? 0 डिग्री बना दिया था मैंने, आप एक CH3 रखिएगा, ठीक है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड will undergo substitution or elimination depending upon the strength of nucleophile, or the size of nucleophile. Secondary alkyl halide will undergo substitution or elimination depending upon the strength of nucleophile as well as the size of nucleophile. If the strength as well as the size is more, it will undergo elimination or else it will undergo substitution. अगर ये छोटा होगा तो ये अप्रोच कर पाएगा, बड़ा होगा तो ये अप्रोच नहीं कर पाएगा। ये दोनों के दोनों किसके एग्जांपल हैं? 2 डिग्री कार्बन के एग्जांपल हैं। तीसरी लाइन, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड will undergo substitution or elimination
डिपेंडिंग अपॉन the stability of carb cation or the more substituted alkene टर्शियरी के अंदर दोनों बातों का ख्याल आपको करना पड़ रहा है। टर्शियरी में जरूरी नहीं है कि हर बार क्या हो, SN1 रिएक्शन ही हो। आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक जगह पे आपको बताया था कि वहां पे एल्कीन फॉर्मेशन हो जाता है। क्या रिएक्शन था, ध्यान करिए। जब हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे, उसके अंदर एक रिएक्शन ऐसा पढ़ाया था क्लोरीन के केस में, जहां पे मैंने कहा था कि देखिए वहां पे क्या हो जाता है, वो SN1 ना जाके क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेता है, एल्कीन फॉर्मेशन कर लेता है। तो वहां पे आपको दोनों बातें ध्यान रखनी होगी, आइदर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन और द फॉर्मेशन ऑफ सेट प्रोडक्ट। दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा, आपको पता है कौन ज्यादा स्टेबल होता है, प्लस आई इफेक्ट और या प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट में और हाइपर कॉन्जुगेशन में किसको आप प्रायोरिटी देते हैं, यू प्रायोरिटाइज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट अगर ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इन दैट केस आपको एलिमिनेशन करना होगा, और अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन ज्यादा मिल रहा है, देन यू हैव टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 कब कब होगा, SN2 कब कब होगा, एलिमिनेशन कब कब होगा, एक बार मैं कंक्लूड कर रहा हूं। आप लोग अपना जो पॉइंट्स लिखे उसको ध्यान से देखिएगा, मैं एक ही बार में कंक्लूड कर देता हूं। 0 डिग्री जो भी आपका कार्बन होगा वो ऑलवेज SN2 मैकेनिज्म जाएगा, इसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं है। 1 डिग्री ऑलवेज SN2 मैकेनिज्म जाएगा, इसमें भी कोई लफड़ा नहीं है। 2 डिग्री की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एलिमिनेशन होने की भी संभावना है और सब्स्टिट्यूशन होने की भी। एलिमिनेशन तब होगा जब ग्रुप बल्कियर है, और सब्स्टिट्यूशन तब होगा जब ग्रुप न्यूक्लियोफाइल छोटा है। और स्ट्रेंथ, अगर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो H को लेके निकल जाएगा। लेकिन अगर उसका स्ट्रेंथ कम है तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन में जाता है। ये दो बातें कंप्लीट। टर्शियरी यानी 3 डिग्री कार्बन की जब हम बात करते हैं, वहां पे फिर वापस से दो बातें आती हैं। अगर वो 3 डिग्री कार्ब कटायन फॉर्मेशन हो रहा है और कार्ब कटायन ज्यादा स्टेबल है तो सब्स्टिट्यूशन जाएगा। अगर कार्ब कटायन से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट उसको एलिमिनेशन से मिल रहा है तो वो एलिमिनेशन की ओर जाएगा। और इसका एक एग्जांपल मैंने आपको क्लोरीन वाला केस में करवाया हुआ है। इस प्रकार से आपका जो ये केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट था वो पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे का कंटेंट, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। अभी सब कुछ सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे थे, हेलोएल्केन्स के। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हेलोएरीन्स। इट विल टेक अनदर 1 लेक्चर। एक लेक्चर में आपका यानी लेक्चर नंबर 12 में आपका ये पूरा केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद एक लेक्चर और लगेगा जिसके अंदर मैं आपको क्लोरीन से रिलेटेड यानी हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता के इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और अगला चैप्टर दैट इज अल्कोहल फिनॉल और ईथर, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।